हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का शिक्षा एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे और सीयूटी पीजी 2026 की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा भी क्रैश कोर्स चल रहा है और उस क्रैश कोर्स में आज हम स्टार्ट करने वाला है स्टैटिस्टिक। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये तो हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सिलेबस के बारे में। ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यूनिट है ना, इट्स ऑल अबाउट न्यूमेरिकल, नहीं थ्योरी, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी। एंड इससे कुछ खास क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया। ताजुब की बात तो ये है कि 2025, 24, 23, 22 में थ्योरेटिकल पोर्शन को टच भी नहीं करता एनटीए। बट आप देखो डराने के लिए कितना लंबा चौड़ा दिया है। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस यूनिट से पूछे जाते हैं, इस यूनिट से पूछे जाते हैं, इस यूनिट, ये तीनों यूनिट इतना इंपॉर्टेंट है कि कहा जाए उतना ही कम है। बट फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड लास्ट इंटरपोलेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उतना इंपॉर्टेंट कंसीडर करना भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे डॉक्टर कहता है ना कि ये वाला दवा जरूरी है, बिना खाए मत सोना नहीं तो चल बसोगे, तो वो दवा खा लेना चाहिए। वैसे ही मैं कह रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या पढ़ना है। जनरल में हमें जो इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक पढ़ लेना एंड लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी में लॉ ऑफ इनर्सी ऑफ लार्ज नंबर्स पढ़ लेना। प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग तो मैं पढ़ाऊंगी ही, एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी में आपको पढ़ लेना मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसमें क्वेश्चन आए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसका प्रोसीजर। ठीक है, शेड्यूल, अप्रोक्सीमेशन एंड एक्यूरेसी, एरर्स एंड देयर इफेक्ट। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आता कुछ नहीं है। ठीक है, थर्ड यूनिट की बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंड टेबुलेशन। तो ये जनरल रूल्स क्या होते हैं टेबल को बढ़ाने के लिए, एंड स्टैटिस्टिकल सीरीज। बस ये तीन यूनिट खत्म। बाकी का सिलेबस हम जो आगे क्लास करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो जो हम पढ़ने वाले रहेंगे। ठीक है, ये तो हो गई हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड यूनिट की किसमें, स्टैटिस्टिक में। एंड आपको पता है ना कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हम सिर्फ 4 क्लास में खत्म करें, क्योंकि स्टैटिस्टिक थोड़ा न्यूमेरिकल वाला है, तो मे भी 5 में चला जाए, बट नहीं जाने देंगे, 4 में खत्म कर देंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यू, जैसे हमने कहा ना, पीवाईक्यू देखोगे तो कान खुला रह जाएगा, आंख खुला रह जाएगा। कितना सिंपल आया है। यहाँ देखिए रिलेशनशिप आया मीन मीडियन मोड का, कौन नहीं जानता है इनको, इनको कौन नहीं जानता है। यहाँ पे कह रहा है कौन सी ऐसे ऑप्शन है जो साइन को इग्नोर करती है एटलीस्ट। ठीक है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मैथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्सन को मेजर करने का कौन सा मैथड नहीं है। ऑटो कोरिलेशन इन एनी रिग्रेशन मॉडल रेज क्वेश्चन अबाउट ऑटो कोरिलेशन, किस बारे में क्वेश्चन रेज करता है। और ये देखो मोड कैलकुलेट करना है। सच में एनटीए इतना इजी क्वेश्चन दे सकते हो? यस, एनटीए ने इतना इजी क्वेश्चन दिया है। एंड साथ ही साथ आप देख लीजिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक कैसे अप्लाई करेंगे, सीक्वेंस क्या रहेगा। तो सबसे पहले डाटा को प्रेजेंट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी यूज करेंगे, एंड सो ऑन। इसको तो मैं करा ही दूंगी। एंड इसके अलावा देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट करने के लिए क्या आया, अर्थमेटिक मीन। तो मोस्टली जो क्वेश्चन आया है ना वो डिस्पर्सन से ही आया है, तो खूब बढ़िया से डिस्पर्सन पढ़ लो, है ना। और साथ साथ में सारी चीजें पढ़ लेंगे, लेकिन बढ़िया से डिस्पर्सन पढ़ लेना। देखो लेंदी क्वेश्चन भी आया, ऐसा नहीं है कि लेंदी क्वेश्चन देगा ही नहीं, लेंदी क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं पूरा बाकायदा से। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया, डिस्पर्सन के सारी चीजों को इंक्लूड करके फॉर्मूला दे दिया है। इसके अलावा देखो कोरिलेशन का डिग्री पूछ लिया, ये तो सबको पता होना चाहिए। एंड ये है आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चंस 2025, 24 एंड 23 के। ठीक है, क्वेश्चन कैसा लगा, मजेदार ना, इजी ना, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। ऐसे ही लगता है जब पीवाईक्यू देखते हैं, लेकिन जब हम पेपर में खुद बैठे तब पेपर टफ लगता है ना। मध्य वाली बात है ना, सच बताना। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं हूं आपके साथ और मैं आपको गाइड करने वाली हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या एक्स की तरह इग्नोर किया जा सकता है। एग्जैक्टली चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक के ग्रोथ के बारे में। एक्चुअली ना अगर देखा जाए पहले के जमाने में, ठीक है, तो कह रहा है ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द प्रिमिटिव मैन।
ठीक है, who notch on the tree to keep an account of his belongings. During 5000 BCE, kings used to carry out census of population and resources of the state. उस समय जमाने में लोग अपने राज्य का डाटा रखने के लिए, जनसंख्या के बारे में लेखा जोखा रखने के लिए चीजें करते थे, लेकिन पता नहीं था कि इसको स्टैटिस्टिक ही कहते हैं। जो शब्द है ना स्टैटिस्टिक, ये प्राइमरली किससे एसोसिएटेड है? प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट से, फिगर से, ठीक है, फिगर्स पर्टेनिंग टू डेमोग्राफिक, सोशल, पॉलिटिकल सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द स्टेट या गवर्नमेंट। यानी कि जो स्टैटिस्टिक जो प्राइमरीली एसोसिएटेड है वो किससे? किसी भी फैक्ट प्रेजेंटेशन से है, किसी भी फिगर की जो किससे रिलेटेड हो, चाहे वो डेमोग्राफिक से रिलेटेड हो, सोशल से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल सिचुएशन से रिलेटेड, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से हो। इट इज रिगार्डेड एट दिस साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। क्या? साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट के रूप में क्या किया गया? इसका रिगार्ड किया गया। एंड इट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी। एंड इसको स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी के एक बाई प्रोडक्ट के रूप में ट्रीट किया गया इनिशियली, बट नॉट नाउ। ठीक है, तो जो वर्ड है स्टैटिस्टिक अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फेमस बुक एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल एरुडिशन। ठीक है, जो कि किसने दिया था? बैरन जे ऑफ ओन बेलफील्ड। ठीक है, उन्होंने दिया था। तो सिंपल से एक बात बताइए, ये सब चीज़ें नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट स्टैटिस्टिक वर्ड है वो कहाँ से आया था? एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल एरुडिशन एक क्या था? फेमस बुक था। और पुराने ज़माने में स्टैटिस्टिक का मतलब, पुराने ज़माने में लोग पहले अपने राज्य की डाटा रखने के लिए, है ना, जनसंख्या के बारे में लेखा जोखा रखने के लिए करते थे। पर धीरे 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 स्टैटिस्टिक का क्या मतलब हो गया? स्टैटिस्टिक का मतलब हो गया प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, फिगर पर्टेनिंग टू पॉलिटिकल, जोग्राफिकल, ठीक है, या फिर डेमोग्राफिकल, सोशल मुद्दे से रिलेटेड, चाहे स्टेट हो या फिर गवर्नमेंट हो। ठीक है, अब धीरे धीरे बात करते हैं। स्टैटिस्टिक को दो सेंस में रखा जाता है। ठीक है, राइट सेंस, नॉन सेंस, नहीं 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 नहीं, सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस। ठीक है, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक का मतलब होता है न्यूमेरिकल डाटा। एक्चुअली पे प्लूरल सेंस की बात करिए, सिंगुलर नहीं। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल डाटा होता है। एंड सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक का मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड एक्चुअली में ये होता है। ठीक है, तो सिंगुलर मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड, प्लूरल मतलब न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, अब जरा एक फीचर समझ लेते हैं। स्टैटिस्टिक तो क्या है ये तो हमें पता चल गया है ना। पुराने जमाने में स्टैटिस्टिक को बाय प्रोडक्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है, बट इसका फीचर पढ़ ले क्या? आइए, कह रहा है एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड इन स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक में क्या चाहिए? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड होता है। एंड स्टैटिस्टिक इज द सम ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टैटिस्टिक क्या होता है? इंफॉर्मेशन का सम होता है। एंड सर्च फॉर स्टैटिस्टिक मस्ट बी रिलेटेड टू स्पेसिफिक फील्ड। जो स्टैटिस्टिक का क्या होना चाहिए? किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। एंड जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होता है मल्टीपल फैक्टर से इन्फ्लुएंस हुआ रहता है। एंड जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज मैनर में कलेक्ट किए जाने चाहिए। ठीक है, एंड इस तरह कलेक्ट किए जाना चाहिए कि कंपैरेबल हो एंड होमोजेनियस हो। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स शुड बी कंपैरेबल and homogeneous, and there is need to maintain logical and quantitative accuracy in statistic estimate। कह रहा है ये ज़रूरत है कि हम किसी भी डाटा को स्टैटिस्टिक में एक लॉजिकल मैनर में क्या करें, उसको प्रेजेंट करें एंड क्वांटिटेटिव मैनर में। तो इस स्लाइड से आपको क्या याद रखना है? स्टैटिस्टिक सिंगुलर मतलब, प्लूरल मतलब न्यूमेरिकल डाटा, सिंगुलर मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड। एंड ये फीचर्स तो कोई भी बता देगा, है ना। तो बस याद रखना है कि स्टैटिस्टिक का क्या होता है? इंफॉर्मेशन का कुछ बंडल होता है, सम ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इसको हम लॉजिकल रूप से प्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटेटिव फॉर्म में, इस फॉर्म में प्रेजेंट करें कि बहुत ईजिली कंपैरेबल हो। ठीक है, जो डाटा कलेक्ट करें वो वेल ऑर्गेनाइज डाटा हो, है ना। डाटा इस प्रकार से हो कि हम बहुत इजीली उसको कंपेयर कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक चीज़ों से रिलेटेड डाटा हो, है ना, पता होना चाहिए किस फील्ड से रिलेटेड है। एंड फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक तो बता दिया कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन अलाउ, ठीक है, रिक्वायर्ड है। अब आते हैं स्टैटिस्टिक का काम क्या है। फीचर्स तो आपने पढ़ लिया कि स्टैटिस्टिक ये फीचर।
काम क्या है स्टैटिस्टिक का? सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है स्टैटिस्टिक का, किसी भी डाटा को, चाहे वो कोई भी डाटा हो, ठीक है, मोस्ट कह सकते हैं जो मोस्ट लॉजिकल तरीके से प्रेजेंट करना, जिस डाटा को जिस तरीके से प्रेजेंट करने की ज़रूरत हो, स्टैटिस्टिक उसी डाटा को उसी मैनर में प्रेजेंट करता है जिससे कि हमको बहुत ईजीनेस महसूस होता है कोई भी कैलकुलेशन करने में, कोई भी अगर हम डाटा फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी डाटा को, किसी भी फैक्ट को बहुत डिफिनिट फॉर्म में प्रेजेंट करता है, ठीक है, डिफिनिट ही नहीं, बहुत प्रिसाइज फॉर्म में भी। डिफिनिट तो प्रेजेंट करता है स्टैटिस्टिक, लेकिन किसी भी फैक्ट को बहुत प्रिसीजन प्रिसाइज फॉर्म में प्रेजेंट करता है, एंड साथ ही साथ इस तरह प्रेजेंट करता है कि हम बहुत इजी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, है ना। बहुत देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि अगर हम कोई चीज़ काम करते हैं ना तो अरे ये हमें तो पता ही नहीं था ऐसे होगा, लेकिन स्टैटिस्टिक वेल ऑर्गेनाइज, इसीलिए स्टैटिस्टिक को एज अ साइंस के रूप में कंसीडर करते हैं। बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है, इसीलिए कहा किसी भी फैक्ट को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट करता है, बहुत एक डेफिनेट टर्म में प्रेजेंट करता है, बहुत प्रिसाइज टर्म में प्रेजेंट करता है, बहुत इजीली हमको कंपैरिजन करने में आसानी होता है। एंड ठीक है, हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग, किसी भी हाइपोथेसिस को क्या करता है, टेस्ट करता है एंड फॉर्मुलेट करता है, फोरकास्टिंग करने में हेल्प करता है एंड पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। तो स्टैटिस्टिक के तो बहुत ढेर सारे काम है, आपका क्या काम है, सिर्फ पढ़ना। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कह रहा है इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। देखो एक्चुअली देखा जाए तो हमारे लिए जो स्टैटिस्टिक है इकोनॉमी के लिए फोरकास्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे कोई भी चीज़ हो, है ना। तो जो फोरकास्टिंग है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे देश की बात कर लें तो इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगले आने वाले सालों में कैसा हमारा इकोनॉमिक स्टेट रहेगा, इसको फोरकास्टिंग करने में हेल्प करता है स्टैटिस्टिक। क्यों? किसी भी डाटा को हम बहुत प्रिसाइजली प्रेजेंट करते हैं, बहुत इजीली कंपेयर करते हैं और इसी बेसिस पे हम फ्यूचर को एस्टिमेट कर सकते हैं, है ना। तो बस इतनी सी याद रखो, ये सब बात ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टैटिस्टिक ना जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे देश का, क्वालिटेटिव इमोशंस, ठीक है, जो जिसको नंबर में जो चीज़ें नहीं है उसको इग्नोर करते हैं, कहते हैं भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। तो क्वालिटेटिव चीज़ को इग्नोर करता है, कभी भी इंडिविजुअल चीज़ों को डील नहीं करता है, किसी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डील करता है, ठीक है। एंड कह रहा रिजल्ट ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज बेसिस, कभी भी जो स्टैटिस्टिक रिजल्ट देता है वो ऑन एन एवरेज बेसिस पे ही ट्रू रिजल्ट देता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक कैन बी मिस यूज एंड कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट। ऑब्वियसली इसमें इतने ज़्यादा कैलकुलेशन होते हैं एंड इट रिक्वायर्स, आपको बहुत अच्छे स्किल चाहिए, जैसे आप मीडियन मोड तो कोई भी कैलकुलेट कर लेगा, इसके अलावा डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंटरपोलेशन एंड ऑल ऑफ रिसर्च, हाइपोथेसिस, ये सारी चीज़ें करने के लिए यू रिक्वायर एक्सपर्ट, एंड एक्सपर्ट मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा, तो इसलिए ये सिर्फ एक्सपर्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है, ओनली मीन्स एंड नॉट द एंड। कह रहा सिर्फ एक मीन्स की तरह काम किया, जरूरी नहीं है ये आखिरी उम्मीद है लोगों की, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर मेन मुद्दा कहा जाए स्टैटिस्टिक के बारे में क्या कमियां हैं, तो हर किसी की एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। हमने अच्छाइयां देखी कि बहुत ज़्यादा योगदान है ना, लेकिन कमियां भी यही है कि भाई क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट को इग्नोर करता है एंड एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है स्टैटिस्टिक को कैलकुलेट करने में, एंड ये इंडिविजुअल डाटा या फैक्ट को डील नहीं करता है, ऑन एन एवरेज बेसिस पे रिजल्ट देता है, ठीक है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ सैम्पलिंग के बारे में, स्टैटिस्टिक का एंड ऑफ डिस्कशन। स्टैटिस्टिक क्या होता हमने देखा, कहाँ से आया था, बुक के बारे में हमने जाना स्टैटिस्टिक के फीचर्स को पढ़ा, स्टैटिस्टिक के फंक्शन को पढ़ा, यूज़ पढ़ा एंड लिमिटेशन पढ़ के हमने डाटा बाय कर दिया। नाउ इट्स टाइम फॉर द लॉ ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। देयर आर टू फंडामेंटल लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक, नेमली लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक रेगुलरिटी एंड लॉ ऑफ ला इनर्सी ऑफ लार्ज नंबर, एंड ये दोनों आपके सिलेबस में बहुत ही डिफरेंट तरीके से मेंशन है। तो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट होता है। तो जो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी है, कह रहा है लॉ वाज डिराइव फ्रॉम द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये लॉ कहाँ से आया है, प्रोबेबिलिटी से इस लॉ को लाया गया। कौन सा लॉ, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। अब ये होता क्या है,
है ना, होता क्या उसके बारे में इसका मतलब सिलेक्शन ऑफ आइटम फॉर अ सैंपल विथ दिस अजम्पशन दैट इफ मॉडरेटली लार्ज नंबर ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, इफ मॉडरेटली लार्ज नंबर ऑफ आइटम ऑफ यूनिवर्स आर चूजन एट द रैंडम, the probability of these item to have the characteristic of universe is fairly high. इसका मतलब क्या, इसका मतलब कह रहा है कि हम ये मान लेते हैं, ठीक है, कि ये मान लेते हैं कि जो यूनिवर्स है उसमें से अगर कुछ चीजें हम चूज कर रहे हैं, रैंडमली चूज कर रहे हैं, तो वो जो हमने डाटा चूज किया वो पूरे यूनिवर्स की कैरेक्टरिस्टिक को बताती हैं, इसीलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। अब इतना ही नहीं, फिर से देखिएगा, हमने कहा कि सैंपल का मतलब हम ये मान लेते हैं कि जो मॉडरेटली लार्ज नंबर ऑफ आइटम होते हैं यूनिवर्स में, रैंडम चूज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, रैंडम चूज कर लेते हैं, तो उस यूनिवर्स की जितनी भी आइटम होगी, ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक होगी बहुत हाईली मैच करेगी, सिंपल सी बात कह रहे हैं। अब इस प्रिंसिपल में बात क्या की गई है, कह रहा है व्हेन लार्ज नंबर ऑफ आइटम आर सेलेक्टेड आर रैंडम फ्रॉम द यूनिवर्स, जब यूनिवर्स से लार्ज नंबर ऑफ आइटम सेलेक्ट किए जाते हैं तो इसका मतलब ये बता रहा है कि इंटायर पॉपुलेशन का सेम कैरेक्टरिस्टिक है जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया उसके जो फीचर्स हैं, यानी कि हमने कहा कि जो यूनिवर्स, हमने लार्ज डाटा को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, हम ये मान ले रहे हैं कि जो हमने डाटा सेलेक्ट किया, जो यूनिवर्स के लोग हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक और हमने डाटा जो सेलेक्ट किया कैरेक्टरिस्टिक मैचिंग है, ठीक है, सेम कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, ये प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल असर्ट्स दैट सैंपल सिलेक्शन इज रैंडम, यानी कि जो सैंपल का सिलेक्शन ले रहे हैं, किसी भी सैंपल को उठा ले रहे हैं, रैंडम उठा ले रहे हैं, यानी कि हम मान रहे हैं कि कोई भी सैंपल उठाएंगे सेम ही फीचर होगा, तभी तो कोई भी सैंपल उठा ले रहे हैं रैंडमली, तभी तो उठा ले रहे हैं, अदरवाइज हमें पता होता नहीं उसको उठाएंगे तो अलग कैरेक्टरिस्टिक को तो हम उठाते ही नहीं, तो हम कोई भी रैंडमली उठा ले रहे हैं, इसका मतलब हम मान रहे हैं कि सारे सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक सेम है, राइट, तो कह रहे हैं एवरी आइटम हैज ए इक्वल एंड लाइकली चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, इसीलिए जितने भी जो आइटम्स है सबके सेलेक्ट होने के चांसेस बराबर है, कोई भी क्या हो सकता है, सेलेक्ट हो सकते हैं, इक्वल चांसेस है। अब कह रहा है इट इज बिलीव्ड है, ये मान लिया जाता है कि सैंपल सेलेक्टेड रैंडमली नॉट डिलिबरेटली एक्ट एज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, कह रहे ये मान लिया जाता है कि जो सैंपल हम सेलेक्ट करते हैं रैंडमली, ठीक है, नॉट डिलिबरेटली, तो वो ट्रू पॉपुलेशन को, यानी कि ट्रू प्रेजेंटेशन करता है पॉपुलेशन का, और ये हमेशा याद रखिएगा जो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी है ये क्या डिफाइन करता है, ये कैरेक्टराइज किया जाता है लार्ज सैंपल साइज के द्वारा, और रैंडम जो सिलेक्शन होता है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का, जो भी लार्ज ग्रुप है उनके कैरेक्टरिस्टिक सेम पाए जाते हैं, यानी कि हम मान रहे हैं कि अगर हम मान लो हम एक पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें से कोई भी रैंडम उठा लें और रैंडम देखें कि उसमें से मोस्टली लोगों को कैंसर है, तो हम मान लेंगे कि यहाँ के जितने लोग हैं उनको, अधिकतर लोगों को क्या है, कैंसर है, ठीक है, हम क्या मान लें, क्योंकि हम माने कि इसके फीचर्स और उनके फीचर्स काफ़ी हाई होंगे, इसीलिए हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, ये रैंडम बेसिस पे ही चूज किया जाता है, ठीक है, और लार्ज जो ग्रुप होते हैं उनके भी कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं, लेकिन जो लार्ज लॉ ऑफ इनर्शिया होता है ये भी लार्ज नंबर का ही होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है ये लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी का ये कोरोलेट लॉ है। अब इसमें क्या होता है, ये लॉ ये बताता है जितने लार्ज नंबर या एग्रीगेट रिमेन मोर स्टेबल देन स्मॉल वन, कह रहा है जितना लार्ज डाटा रहेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है, कह रहा है स्मॉल वन डाटा से, छोटे मोटे डाटा से जो लार्ज नंबर्स रहते हैं ना, एग्रीगेट्स रहते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं रादर देन स्मॉल वन से, तो ये बातें याद रखोगे, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया के आगे एकदम एक लाइन में लिख लेना, ठीक है। अब ये कहता क्या है, कहता है प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर ये बताता है लार्जर द साइज ऑफ सैंपल मोर द स्टेबल मोर द एक्यूरेट कंक्लूजन, यानी कि जितना ज़्यादा लार्ज सैंपल रहेगा उतना एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, सिंपल सी बात कह रहा है, क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया। एकदम क्लियर बात समझ में आया ना, यानी कि जितना बड़ा सैंपल रहेगा, लार्जर द साइज ऑफ सैंपल मोर एक्यूरेट कंक्लूजन इज लाइकली टू बी। तो लॉ ऑफ इनर्शिया के सामने बस एक ही लाइन लिखना है, ठीक है, लार्जर द साइज ऑफ सैंपल मोर लाइकली टू ऑकर
एक्यूरेट डाटा, सिंपली यही लिख देना या तीर लगा के सिर्फ एक्यूरेट कंक्लूजन लिख दो, ठीक है। बस इतनी सी बातें याद रखोगे। एक्चुअली ये बताता है ना कि जो लार्ज नंबर्स होते हैं ये ज्यादा स्टेबल होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक में रेदर देन स्मॉल नंबर। जो वेरिएशन पाए जाते हैं लार्ज नंबर में ये इनसिग्निफिकेंट होते, इसीलिए लार्ज नंबर का जो डाटा होता है काफी स्टेबल और एक्यूरेट माना जाता है रेदर देन स्मॉल वन, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो लार्ज नंबर डाटा है एक्यूरेट है, स्टेबल है, तो उसमें वेरिएशंस नहीं पाए जाते, ऑफ कोर्स पाए जाते हैं। लेकिन 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 कह रहा है इट नॉट मीन दैट देयर इज नो वेरिएशन द लार्ज नंबर। ऐसा नहीं है कि लार्ज नंबर वेरिएशंस नहीं पाए जाते हैं, लेकिन बट इज लेस देन स्मॉल नंबर, लेकिन ये स्मॉल नंबर से कम वेरिएशंस पाए जाते हैं। इसीलिए जो भी प्रिंसिपल है, बोथ द प्रिंसिपल टास्क इंक्रीज, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट विल आल्सो इंक्रीज प्रोपोर्शनली। जितना ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ साइज ऑफ क्या रहेगा, सैंपल रहेगा, उतना ज़्यादा चांसेस ऑफ एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। तो बस इतना याद रखना है आपको, एक ही लाइन याद रखना, लार्जर द साइज ऑफ सैंपल मोर एक्यूरेट एंड मोर द एक्यूरेट कंक्लूजन। बस सिंपल सी बातें याद रखना, ठीक है। तो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एंड लॉ ऑफ इनर्शिया का कंक्लूजन इतना सिंपल सा था। इसके बारे में क्या कहा गया है, आपको याद है ना इसके बारे में क्या कहा गया है? कहा गया है कि ये जो है ढेर सारे सैंपल है, ठीक है, ढेर सारे सैंपल है और इसमें से है ना ये बड़ा बहुत लार्ज सैंपल है, लार्ज सैंपल में से हमने रैंडम, ठीक है, क्या ले लिया, कुछ सैंपल ले लिया, है ना, लार्ज सैंपल में से हमने कुछ सैंपल चूज कर लिया। अब जो हमने कुछ सैंपल चूज किया है, ठीक है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे, क्या होंगे, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक से। इसीलिए उसको लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी कहते हैं। यानी कि जो लार्ज नंबर ऑफ सैंपल है उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे, इसमें से जो भी हम रैंडम चूज किए हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक इनके कैरेक्टरिस्टिक मैच करेंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं जितना ज्यादा बड़ा सैंपल साइज होगा उतना एक्यूरेट कंक्लूजन होगा। सिंपल से बात कह रहा है, ठीक है, लार्जर द साइज ऑफ सैंपल मोर एक्यूरेट द रिजल्ट लाइकली टू भी। एक सिंपल सी बात है, ये दोनों अगर पढ़ लियो, समझ लियो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हालांकि हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एक टेक्निक होता है जिसमें जो रिसर्चर होता है अपने सैंपल को चूज करता है लार्ज पॉपुलेटिंग में से, ठीक है, और जिस मेथड से चूज करना चाहता है उसमें से कुछ सैंपल चूज कर लेता है, तो उसी को क्या कहते हैं, सैंपलिंग कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा चूज सैंपल फ्रॉम अ लार्ज population using a method based on the probability theory। कौन सी probability theory के बेसिस पे कौन सा मेथड चूज करता है उस पर डिपेंड करता है। यानी कि फॉर अ पार्टिसिपेंट टू बी कंसीडर्ड एज अ probability sample he or she must be select using a random selection। क्या होना चाहिए, रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए। यानी कि कह रहा है जो स्टैटिस्टिकल मेथड होगा वो यूज किया जाएगा पॉपुलेशन सैंपल में से कि किस तरह से हम सैंपल को चूज कर रहे हैं, ठीक है, कि किसका सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है या फिर नॉन जीरो चांसेस सिलेक्शन होने का, या डिपेंड करता है कि किस टाइप के हम मेथड्स को चूज कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यही होता है। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बहुत अलग अलग प्रकार का होता है ना, तो अलग अलग प्रकार का होता है, तो हम इसको देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होता है, इसके अलावा क्लस्टर सैम्पलिंग होता है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होता है, एंड ठीक है। ये तो अभी तो और है, ये हमने जो कुछ ऐसे लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, अभी आगे मैंने नोट्स में रखा है, जिसको जरूरत लगेगा पढ़ लेना। अब देखो ये चार तो पहले अच्छे से पढ़ लेना एंड आपको सिर्फ एक लाइन नोट डाउन करना है, सिर्फ एक लाइन, ठीक है। सैम्पलिंग का ये चारों मेथड में एक लाइन हमने सिंपल सामने रखा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, उसके बारे में सिर्फ एक वर्ड नोट करोगे, सिर्फ एक। अगर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में कह दिया जाए, यानी कि रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन विदाउट एनी बायस, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, उसमें से कोई बायसनेस नहीं ले रहे हैं, कोई भी रैंडमली ले लिए तो उसको कह दिया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग।
ठीक है, और ये मोस्ट बेसिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मोस्ट फॉरवर्ड मोस्ट बेसिक जो मेथड होता है वो यही होता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ सैंपल साइज है, उसमें से कोई भी रैंडमली उठा लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें जितने भी पॉपुलेशन होते हैं ना उनको पहले सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। तो इसके आगे लिख लेना। ठीक है, क्या किया जाता है, डिवाइड इनटू सब ग्रुप। ठीक है, डिवाइड इनटू सब ग्रुप। सब ग्रुप में हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, एंड डिवाइड करने के बाद हम उसमें से रैंडम चूज करते हैं। ठीक है, फिर हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, यानी कि हमने जो ये सब ग्रुप डिवाइड किया है ना, इसी को क्या कहते हैं, स्ट्राटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्राटा कहते हैं। यानी कि ये मेथड में सिंपल ये कह रहा है, दिस मेथड इन्वॉल्व डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप। हमने छोटे छोटे सब ग्रुप में डिवाइड कर लिया, फिर स्ट्राटा बोलते हैं। एंड अब हम सेलेक्ट करेंगे रैंडम सैम्पलिंग हर एक ग्रुप से। ठीक है, हर ग्रुप से हम क्या करेंगे, रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज यूजफुल व्हेन पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस। ठीक है, जब पॉपुलेशन हमारी हेट्रोजीनियस रहती है तब सिलेक्शन में हमें आसानी होता है। ठीक है, एंड यू वांट टू इंश्योर दैट सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट सब ग्रुप। अगर आप चाहते हो कि जो सैंपल हो वो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव सब ग्रुप का क्या हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, तब हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। तो कभी भी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पूछें तो जितने भी पॉपुलेशन, मान लो हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन है, अब पॉपुलेशन को हमने छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर लिया कि कितने फीमेल हैं कितने मेल हैं। अब फीमेल मेल में हमने डिवाइड कर लिया कि कितने मैरिड हैं कितने अनमैरिड हैं। मेल में डिवाइड कर लिया कि कितने भी अबव 18 हैं कितने बिलो 18 हैं। तो हम अपने डाटा को सब ग्रुप में एक फीचर के बेसिस पे हमने डिवाइड कर लिया, और फिर जो हमने सब ग्रुप किया, ठीक है, मान लो हमने एक फीमेल कर लिया, फीमेल पूरे पॉपुलेशन में फीमेल को हटा दिया, फीमेल में भी हमने सब ग्रुप बना लिया। ठीक है, एंड उसके बेसिस पे हम कुछ एक स्पेसिफिक फीचर के बेसिस पे हम रैंडम सिलेक्शन कर रहे हैं, तो उसको हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्लस्टर। इसमें भी सेम होता है। ठीक है, इसमें भी सेम होता है, बस थोड़ा सा अंतर मैं बताऊंगी क्या। इस मेथड में पूरे पॉपुलेशन को एक ग्रुप में बांट दिया जाता है या फिर क्लस्टर में, देन रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेलेक्टिंग सम ऑफ दोज क्लस्टर। ठीक है, क्या करते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं एंड कोई एक ग्रुप को ही उठा लेते हैं। ठीक है, एंड दिस टेक्निक यूजफुल व्हेन पॉपुलेशन इज स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया। और ये मेथड तभी जरूरी होता है जो पॉपुलेशन होता है वो लार्ज जोग्राफिकल एरिया में क्या होता है, स्प्रेड होता है पॉपुलेशन। बट इट इज नॉट पॉसिबल और प्रैक्टिकल टू सर्वे एवरीवन। लेकिन ये रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, क्लस्टर मैथड स्ट्रेटिफाइड सैंपल में समझ में आया। स्ट्रेटिफाइड में क्या कर रहे थे ना, हम पॉपुलेशन को एक सब ग्रुप में डिवाइड कर रहे थे एंड उस सब ग्रुप में से हम रैंडमली चूज कर रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे भी सेम है, पूरे पॉपुलेशन को सब ग्रुप में डिसाइड कर लिए और यहाँ पे किसी एक सब ग्रुप को रैंडमली चूज कर लिए। समझ रहे हैं, यहाँ ग्रुप को रैंडमली चूज कर रहे हैं, वहां पे ग्रुप के अंडर क्या कर रहे थे, रैंडम हम चूज कर रहे थे। तो ये अंतर है। सिस्टमैटिक सिंपली में इसमें प्रॉपरली प्रोसीजर होता है। ठीक है, इसमें मान लो हमने कह दिया कि लाइन में जितने लोग खड़े हर पांचवा आदमी साइड हो जाएगा। ठीक है, अब हर लाइन में खड़े, कोई लाइन में खड़ा, हमने कहा हर फिफ्थ नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम लाइन। अब हमने कहा काउंट करो, तो जैसे ही पांचवा आया पांचवा साइड हो गया, फिर 6 7 8 9 10वां आया 10वां साइड हो गया। यानी कि हमने कह दिया कि जो भी nth नंबर होगा, हमने कह दिया हर दूसरा व्यक्ति, तो जो भी सेकेंड पे आएगा वो साइड। हमने कहा हर 10वां, तो हर 10वां मतलब nth टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसका मतलब ये मेथड में एवरी nth मेंबर ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर अ रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट इज चूजिंग। कहीं से भी हम कह देते हैं कि ये इंसान जो इस नंबर पे आएगा वो चूज कर लिया जाएगा। तो ये ना काफी यूज भी होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज वाइडली यूज इन रिसर्च एंड इट इंश्योर दैट सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। और ये बताता है कि वो जो सैंपल हम ले रहे हैं पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव दिखाता है एंड रिसर्चर्स को हेल्प करता है लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी को एस्टिमेट करने में एंड मेक इट पॉसिबल टू जनरलाइज फाइंडिंग टू द पॉपुलेशन। एंड जो पॉपुलेशन होता है उसको जो भी आपने सोल्यूशन फाइंड आउट किया उसको जनरलाइज करने में हेल्प करता है। अब मैं बताती हूँ उन चारों मेथड में आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है, स्ट्रेटिफाइड।
ठीक है, सिंपली याद रखो, रैंडम मतलब कोई भी डाटा यूज कर लिया, ये अनबायसनेस होता है। स्ट्रेटिफाइड में पूरी पूरी पॉपुलेशन को हमने सब ग्रुप में डिवाइड किया एंड फिर सब ग्रुप में से रैंडम चूज किया। क्लस्टर वाले में भी क्या किया, ग्रुप में डिवाइड किया एंड ग्रुप किसी एक ग्रुप को रैंडमली चूज कर लिया। ठीक है, सिस्टमैटिक वाले में nth टर्म, किसी भी एक टर्म को पकड़ा एंड जो भी उसका मल्टीपल होगा उसको हम चूज कर लेंगे। ठीक है, ये बातें याद रखना। अब डाटा, डाटा क्या होता है, डाटा मतलब इंफॉर्मेशन। ठीक है, डाटा मतलब होता है इंफॉर्मेशन या फिर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी कह लो। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन को हम डाटा बोल देते हैं, है ना, डाटा यही होता है। अब डाटा ना इतना ईजी नहीं होता है ना पाना। कभी कभी हम एक सिंपल से डाटा को पाने के लिए कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, डिपेंड करता है किस चीज़ के डाटा की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब डाटा तो समझ गए कि एक इंफॉर्मेशन होता है, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन होता है, उसको हम डाटा कहते हैं। अब ये कह रहा है क्लासिफिकेशन क्या होगा डाटा का। अब देखो, डाटा के क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू होमोजेनियस। ठीक है, कह रहा है डाटा को हम उसके ग्रुप में हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, होमोजेनियस फॉर्म में अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो किसी भी डाटा को जैसे मान लो दिया है कि 10 kg, ठीक है, 5 लीटर, तो हम क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ केजी वाला डाटा वहाँ केजी वाला ऑर्गेनाइज किया, लीटर वाला है लीटर में, यानी कि हम डाटा एक सर्टन कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उसको अरेंज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। एंड जो रॉ डाटा होता है हम इजीली समझ भी नहीं सकते कौन सा है। अब रैंडमली कुछ भी लिखा हुआ है आप समझ लोगे नहीं, लेकिन अगर हम उसी चीज़ को चार्ट के रूप में प्रेजेंट कर दे तो आप समझ जाओगे, है ना, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में पढ़ाया था ना। तो इसीलिए डाटा को कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो कह रहा है रॉ डाटा कैन नॉट बी इजिली अंडरस्टूड, इट इज नॉट फिट फॉर द फर्दर एनालिसिस, और ये फर्दर एनालिसिस के लिए फिट भी नहीं होता है, इंटरप्रिटेशन भी नहीं किया जा सकता है। तो अरेंजमेंट ऑफ डाटा हेल्प करता है कंपैरिजन और एनालिसिस करने में। किसी भी डाटा को अगर कंपैरिजन करना है, एनालिसिस करना है, तो पता होना चाहिए हम किस चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना, वो डाटा किस फॉर्म में अरेंज है। इसीलिए डाटा का प्रॉपर अरेंजमेंट, क्लासिफाई होना बहुत जरूरी है। रॉ डाटा हमारे काम का नहीं होता है, और नहीं तो भाई एकदम लोचा क्रिएट कर देता है। तो एग्जांपल कह रहा है, मान लो पॉपुलेशन ऑफ टाउन कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू सेक्स, एज, मैरिटल स्टेटस। ठीक है, कह रहा है कि मान लो एक टाउन है, अब उसकी पॉपुलेशन डिवाइड की गई। ठीक है, मान लो XYZ है, मान लो दिल्ली का है, पॉपुलेशन है, डिवाइड हो गया। अब दिल्ली में हमने पूछा कि एक बात बताओ कितने एज की बात की जा रहा है, ठीक है, उसमें कितने मेल है, ठीक है, कितने फीमेल है, ठीक है, सेक्स के बेसिस हमने लिया। अब कितने एज की फीमेल मेल है वो हम कर सकते हैं, उसमें से कितनी मैरिड है, ठीक है, उसमें से कितनी मैरिड है, कितनी अनमैरिड, ये सारी चीजें हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ना डाटा को। फिर कोई पूछा एक बात बताओ दिल्ली में कितनी फीमेल है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत देखेंगे यहाँ पे टोटल कितना है 652, तो हम कहते हैं अच्छा दिल्ली में फीमेल 652 है। तो कैसे, क्योंकि डाटा प्रॉपर ऑर्गेनाइज है, प्रॉपर क्लासीफाई करके एनालाइज करके ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, तो बहुत जल्दी रिजल्ट को इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। ठीक है, बस सिंपल सी बातें यही याद रखना है। अब कह रहा है कि किसी भी डाटा का क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम डाटा क्लासिफाई करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम बहुत इजीली तरीके से डाटा को समझ पाए, मेजर ऑब्जेक्टिव तो यही है। ठीक है, अब कह रहा है टू कंसोलिडेट वॉल्यूम ऑफ डाटा इन सच वे दैट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस कैन बी क्विकली अंडरस्टूड। हम डाटा को क्लासिफाई इसलिए करते हैं कि दोनों डाटा में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंशिएशन है, हम बहुत इजीली से समझ पाए। एंड फिगर कैन कंसिक्वेंटली बी ऑर्डर इन सेक्शन विद कॉमन ट्रेड्स। ठीक है, और जो फिगर्स जो अरेंज किए रहते हैं वो कॉमन ट्रेड्स के बेसिस पर अरेंज किए जाते हैं, तो हम बहुत इजीली इसको पता कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। हम जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डाटा को पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है जो डाटा क्लासिफिकेशन होता है इंपॉर्टेंस देता है प्रोमिनेंट डाटा कलेक्शन को। ठीक है, जब भी हम, ठीक है, ऑप्शनल एलिमेंट या फिर डाटा को हम सेपरेट करते हैं तो उस समय हेल्प करता है, स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करने में हेल्प करता है।
टू अलाउ स्टैटिस्टिकल मैथड टू मटेरियल गैदर्ड, यानी कि स्टैटिस्टिकल मैथड को क्या हेल्प करता है भैया, मटेरियल को, जितने भी डाटा है उसको गैदर करने में। ठीक है, तो भाई बहुत ऐसे वजह हैं जिस वजह से डाटा को क्लासिफाई किया जाता है। ये आपका मुद्दा है नहीं, एग्जाम का मुद्दा है नहीं, बस समझ लो, पढ़ लो, है ना, क्यों पढ़ना है वो मत पूछो। ठीक है, अब आते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, अब डाटा को बहुत ही तरीके से कंसीडर किया जा सकता है कि किस टाइप का डाटा है। कभी कभी डाटा जोग्राफिकल के बेसिस पे होता है, यानी कि एरिया के बेसिस पे होता है कि पहाड़ी एरिया है, डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का डाटा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उत्तराखंड का डाटा है, मेघालय का डाटा है, तो किस बेसिस पे, तो क्लासिफिकेशन जोग्राफिकल के बेसिस पे किया जाए तो सिटी वाइज कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज कर सकते हैं कि जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा हो सकता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन से रिलेटेड हो, किसी पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड हो। ठीक है, स्पेशियल डिफरेंसेस से रिलेटेड हो। लेकिन अगर हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये टाइम के बेसिस पे होगा। ठीक है, जैसे 2000, 1998, 99, 2000, 2001, 2, 3, 4, तो हमें पता चल जाता है कि ये कब से लेके कब तक का डाटा है ना, या फिर जनवरी से लेके दिसंबर तक का डाटा हो, या फिर मंडे से लेके संडे तक का डाटा हो, तो हमें एकदम क्लियर आइडिया लग जाता है। तो इस टाइप के हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो डाटा क्लासिफाई होता है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, चाहे वो साल का हो, मंथ का हो, वीक का हो, डिकेड का हो। ठीक है, याद रखो कि क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। डाटा को ना डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, जैसे जेंडर, लिटरेसी, ऑनेस्टी। ठीक है, तो ये इसमें डाटा क्या किया जाता है, क्वालिटेटिव, यानी कि क्वांटिटेटिव नहीं, आपके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डाटा को जब क्लासिफाई किया जाता है तो उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन या फिर एट्रीब्यूट। एंड क्वांटिटेटिव, ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव जिसमें मैग्नीट्यूड या वेरिएबिलिटी के बेसिस पे करते हैं, तो वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं, जैसे एज क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, इनकम क्या है। इसमें क्या है, सारे के डाटा न्यूमेरिकल्स होंगे, क्वांटिटेटिव टर्म्स होंगे। तो डाटा को कई तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, ज्योग्राफिकल के बेसिस पे, क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे, क्वालिटेटिव बेसिस पे, क्वांटिटेटिव बेसिस पे, एंड और भी वजह है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डाटा को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। सैंपल हमने पढ़ लिया ना, सैंपल क्या होता है, लार्ज डाटा का छोटा रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसी को तो सैंपल कहते हैं ना। जैसे आपने कभी ब्लड जांच कराने गए हो, ब्लड जांच कराने गए हो तो क्या कहता है कि आपको बुखार है, मुझे लगता है आपको ब्लड जांच कराने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, पूरा खून थोड़ी ना शरीर का निकाल के देते हो, हम अपने पूरे शरीर में से कुछ खून, इतना सा खून ब्लड दे देते हैं और जांच करके पता चल जाता है कि हीमोग्लोबिन कम है, प्लेटलेट्स कम है, फलाना ढमकाना क्या बीमारी हुआ है। यानी कि इतने ज़्यादा ब्लड में से आपको इतना सा दिया जाता है जांच करने के लिए, वो हम कहते हैं सैंपल कलेक्शन। तो सेम उसी को तो सैंपल कहते हैं, जो पूरे ब्लड है उसका जो छोटा सा ब्लड है वो स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव एग्जैक्ट वही बताता है। ठीक है, तो पूरे खून का जो सैंपल लिए हैं पूरे खून में से ही लिए हैं ना, तो जो छोटा सा हमने ब्लड का सैंपल लिया वो हमारे बॉडी में जो रग रग में खून बह रहा है सारे चीज का कैरेक्टरिस्टिक उसमें भी सेम कैरेक्टरिस्टिक, तो सैंपल उसी को कहते हैं। सैंपल इज अ स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज यूनिट या वैल्यू। अगर अदर शब्दों में कहें तो सैंपल इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, पॉपुलेशन विच वी सेलेक्ट फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो कह रहा, हम एक एग्जाम्पल बहुत मजेदार है, जब हम शॉप पे जाते हैं ना, वी एग्जामिन हैंडफुल ऑफ राइस टू फाइंड द क्वालिटी ऑफ राइस। अलग अलग क्या करते हैं, चावल देखते हैं कि किसकी क्वालिटी अच्छी है, देखते हैं ना। ठीक है, तो पूरे चावल थोड़ी उस चावल में से थोड़ा सा निकाल के देखते हैं, हाँ ये चावल है, ठीक है, होल मग। अ डॉक्टर एग्जामिन ओनली अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लड टू ड्रॉ कंक्लूजन। हाँ, डॉक्टर हमारा थोड़ा खून लेता, थोड़ा पूरा खून थोड़ी ना ले लेता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा ब्लड हमारे पूरे ब्लड का सैंपल यानी कि कैरेक्टरिस्टिक को बताता है। ठीक है, और जो सेलेक्टेड रिस्पोंडेंट होते हैं उनको हम सैम्पलिंग टेक्निक कहते हैं, और सैम्पलिंग के अलग अलग टेक्निक है।
एक अच्छा सैंपल होना क्या चाहिए, है ना, एक अच्छा सैंपल कैसा होना चाहिए, तो कह रहे एक अच्छा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्स, यानी कि जो जैसे ब्लड का अगर हम खून ले रहे हैं तो वो जो सैंपल है हमारे शरीर में जो भी रग रग में खून बह रहा है उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसकी बात किया जा रहा है। फ्री फ्रॉम बायस, बायसनेस से फ्री होना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड इसेंशियल ऑफ गुड सैंपल इज एडवोकेसी, ठीक है, यानी कि एक्यूरेसी, एडवोकेसी इन द सेंस दैट सैंपलिंग साइट मस्ट बी एडवोकेट टू इल्ड रीजनेबल कंक्लूजन। इतना एक बूंद नहीं, जैसे खून जांच करना तो एक बूंद बस निकाले, उसमें तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो इतना साइज, सैंपल का साइज इतना होना चाहिए कि एटलीस्ट जो हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं वो करके एक सर्टेन कंक्लूजन पे तो पहुंचे, ठीक है। तो ये गुड सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब आते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं हम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सैम्पलिंग का प्रोसेस आ सकता है, तो मैं कुछ नहीं जान रही हूँ, फिर बाद में मैं कह अच्छा ये, ठीक है, तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है सैम्पलिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि हमारा टारगेट क्या है, किस चीज़ का सैम्पलिंग करना है। तो डॉक्टर को दिखाते हो, डॉक्टर कहते हैं क्या हुआ, तो कहते हो बुखार है, तो डॉक्टर कहते हैं कितने दिन से, सर एक हफ्ते से। अब डॉक्टर समझ जाता है अच्छा कुछ तो दिक्कत है। तो अब डॉक्टर को पता है टारगेट कि हमें पता क्या करना है, ठीक है। ब्लड जांच करा के पता करना डेंगू मलेरिया फलाना ढमकाना तो नहीं हुआ है, तो डॉक्टर उसी बेसिस पे आपका सैंपल लेता है, ठीक है। फिर कहता है ब्लड का सैंपल दे दिए, यानी कि आपको टारगेट पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन के सैंपल की बात हो रही है, तो हमें टारगेट पॉपुलेशन पता कर लेना है, यानी कि क्लियरली आइडेंटिफाई ग्रुप पता करिए, ग्रुप क्लियरली आइडेंटिफाई करिए कि आप किसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। पूरे सिटी में जो अडल्ट है, या पूरे सिटी में जो गर्ल्स है फीमेल्स है, या फिर ऐसे फीमेल्स जो 18 अंडर 18 है, किस बारे में आप पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, किस बारे में आप सैंपल लेना चाहते हैं, उसको क्लियर कर लीजिए। जब वो क्लियर कर लेंगे तो हम स्पेसिफाई करेंगे सैंपलिंग फ्रेम, यानी कि अब हमें पता चल गया कि हमको किसके बारे में, जो हमारे अडल्ट हैं इस सिटी में उनके बारे में पढ़ना है। अब हम क्रिएट करेंगे एक लिस्ट या असेसिबल सोर्स कि हम कहाँ से सैंपल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हम कस्टमर डाटाबेस से ले सकते हैं, किसी फोन बूथ से ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं ये सब डाटा, ठीक है। तो हम स्पेसिफाई करेंगे जो सैंपलिंग फ्रेम है, उसके बाद एक मैथड चूज करेंगे कि हमें पता चल गया अच्छा यहाँ यहाँ से डाटा मिल सकता है, तो उसी बेसिस पे हम मैथड चूज करेंगे ना, तो हम टेक्निक चूज करेंगे, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगा या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगा। प्रोबेबिलिटी मतलब रैंडम ना, तो जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगा, एवरी मेंबर हैज नोन चांसेस ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि उसमें किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है, कोई भी चूज किया जा सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन होने की फिक्स नहीं होता है, रैंडम होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी में सिलेक्शन आर नॉट रैंडम, इसमें रैंडम नहीं होता है, अपने पर्पज के बेसिस पे, ठीक है। हम प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर अटेंटिव हो के प्री डिटरमाइंड मोड से हम चूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, थर्ड जो होता है हम सैम्पलिंग मेथड को चूज करते हैं। तो सबसे पहले टारगेट पता किया, ठीक है, कि हमारा टारगेट पॉपुलेशन क्या है, फिर हमने जो हमारा सैम्पलिंग फ्रेम है उसको डिसाइड किया, उसको डिसाइड करने के बाद मैथड डिसाइड किया कि हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गया, फिर नॉन प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद हमने सैंपल साइज पता कर लिया कि भैया कितना सैंपल साइज होगा, कितने इंडिविजुअल्स को हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए होगा। फिर हम सैंपल को सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई चूज एन मैथड टू पिक द एक्चुअल सैंपल, फिर हम जो सैंपल चूज किए थे मैथड उसको अप्लाई करके एक्चुअल सैंपल ले लेंगे, एंड सैंपल लेने का मतलब डाटा को कलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा 6 स्टेप है। अब 6 स्टेप नहीं आएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसी 6 को हम 4 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 4 ही पूछता है। तो पहला तो आता है, ठीक है, कि टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है, और उसके बाद हमें क्या आता है, कहने के इसके लिए आता हमारे को क्या, टारगेट पॉपुलेशन, ये भी आएगा स्पेसिफाई सैम्पलिंग फ्रेम, चूजिंग सैम्पलिंग मैथड, उसके बाद सेलेक्ट सैंपल, ठीक है, चूज के बाद सेलेक्ट सैंपल एंड कलेक्टिंग डाटा। तो यहाँ पे एक स्किप कर सकता है, ठीक है। तो ये बातें याद रखना कि हमें किस बेसिस पे जाना है, हमारा स्टेप क्या है, ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। और राइट, पहले टारगेट पॉपुलेशन हमने चूज कर लिया, उसके बाद सैम्पलिंग फ्रेम, उसके बाद हम मैथड, जो सैम्पलिंग का क्या मैथड चूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी होगा नॉन प्रोबेबिलिटी होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, सैंपल साइज पता करेंगे कितना साइज होगा, उसके बाद मैथड को एक्चुअली हम अप्लाई करेंगे एंड डाटा को कलेक्ट कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। ओ माय गॉड,
है ना। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन होता क्या है? इसका मतलब देखो, ये थोड़ा बहुत पढ़ा दिए हम, लेकिन फिर से पढ़ लेते हैं, काम का तो है नहीं वैसे भी। तो जो ग्रिफिन है, उन्होंने कहा था स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी हैव ऑलवेज रिक्वायर्ड कंसिडरेबल स्किल, ठीक है, ऑन पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिशियन, कह रहा रूटेड इन द ब्रॉड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि इसमें चाहिए भी होता है ब्रॉड नॉलेज, किसी भी सब्जेक्ट का ब्रॉड नॉलेज चाहिए ही होता है। अब कह रहा कंबाइंड विद कंसिडरेबल इनिक्विटी इन ओवरकम प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, कह रहा जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन होता है, ये हमेशा इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रॉपर स्किल चाहिए, ठीक है, जो भी ये इन्वेस्टिगेशन करेगा उसके पास प्रॉपर स्किल चाहिए, सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज चाहिए, एंड साथ ही साथ, ठीक है, जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं उसमें इतनी पावर हो कि उसको ओवरकम कर ले, उसको इजीली हैंडल कर ले, उसी को हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। अब स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन दो प्रकार का होता है, एक तो जनरल स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन होता है, या दूसरा स्पेशल इंक्वायरी, आई मीन इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी सेम ही होता है। तो कुछ जनरल पर्पस से होते हैं, कुछ क्या होते हैं स्पेसिफिक पर्पस से होते हैं। अब देखो स्टेजेस क्या होते हैं, स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, इसका प्रोसेस अगर पूछे तो क्या करेंगे, पहले प्लान करेंगे फिर एग्जीक्यूशन करेंगे, इसमें कोई भी हमें ज़्यादा प्रोसेस की जरूरत नहीं है, पहले प्लान करेंगे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद एग्जीक्यूट कर देंगे। तो स्टेज के बारे में अगर पूछता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्लान करने के बाद सीधे एग्जीक्यूशन। जनरल पर्पस होता है एंड स्पेसिफिक इंक्वायरी होता है, लेकिन कभी भी इन्वेस्टिगेशन करने में एक पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट मैटर में चाहिए, एक पर्टिकुलर स्किल चाहिए, प्रॉपर एक डीप नॉलेज चाहिए, डीप रूटेड नॉलेज चाहिए, जिससे कि आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है, हमने डाटा के कलेक्शन की तो बात की, सोर्सेज की बात की, ठीक है, यानी कि जब भी हम डाटा सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, तो अलग अलग तरीके से चूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है वो इंटरनल सोर्सेज है, एक्सटर्नल सोर्सेज है, प्राइमरी सोर्सेज है, या फिर सेकेंडरी सोर्सेज। अब आप सोचोगे कि सारी इंफॉर्मेशन इधर उधर करके क्यों बता रही है, इंटरकनेक्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हर यूनिट में सेम टाइप की चीजें दी हुई है, इसीलिए इंटरकनेक्ट करने के लिए। अब देखो डाटा चूज करने के लिए तो मेजरली जो हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, वो प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा क्या होता है, जो हम खुद अपने आंखों से देख रहे होते हैं, वो प्राइमरी डाटा होता है, हम खुद किसी से पर्सनली, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, हम उसके पास गए, उससे पूछे कि भैया कैसे हुआ एक्सीडेंट, ठीक है, वो पूरा अपना पूरा स्टोरी बता रहा है, तो वो हमारा प्राइमरी डाटा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी सेकेंड पार्टी से पूछ रहे हैं कि भैया क्या हुआ था फलाने जी को, वो हमको बता रहे हैं, वो सेकेंडरी सोर्स हो गया, ठीक है। तो जब डाटा हम कलेक्ट करते हैं ना, तो डिपेंड करता है कि कौन सा सोर्स है। तो कह रहे जो प्राइमरी डाटा होगा, ये कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जा रहा होगा, रॉ डाटा कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, रॉ डाटा। लेकिन सेकेंडरी डाटा क्या होता है, ये फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्शन नहीं होता है, ये किसी और के रिकॉर्ड से पाया जाता है, ठीक है। मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ, मैंने देखा, अब पुलिस तो जिसका एक्सीडेंट हुआ उससे पूछेगी ही, लेकिन हमसे भी पूछ रही है, ठीक है, तो हम तो थर्ड पार्टी है, हमसे डाटा ले रही है, तो हम सेकेंडरी डाटा देंगे ना उसको, ठीक है, क्योंकि हमको तो बात पता है। तो कह रहा है कि ऐसे डाटा जो किसी और के रिकॉर्ड से पता करे, उसको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। जब प्राइमरी डाटा को यूटिलाइज किया जाता है किसी अदर पर्पस से, एट सम सब्सिक्वेंट इंक्वायरी, इट इज टर्म एज सेकेंडरी डाटा। जो प्राइमरी डाटा है उसको फिर से हम किसी और पर्पस से यूज करना, उसको हम सेकेंडरी डाटा कहेंगे, जैसे न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर वाले ने क्या किया, जो डाटा छापा उससे पर्टिकुलर क्या किया, प्राइमरी डाटा लिया, रॉ डाटा लिया, फिर छापा है, फिर हम वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए न्यूज़पेपर क्या हुआ, सेकेंडरी डाटा दे रहा है। मैगजीन, बुलेटिन्स, रिपोर्ट्स, जर्नल्स, ये सारे के सारे चीज़ें क्या हैं, सेकेंडरी डाटा के सोर्सेस हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी डाटा यूज़ कहाँ होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी डाटा तभी यूज होता है ना, जब कोई भी रिकॉर्ड्स, ठीक है, कोई भी डाटा बहुत एडुकेट हो, ठीक है, एडुकेट हो, ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल हो, और इसके लिए टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा ऑन द फिनोमिना इज टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि ऐसा सिनारियो आता है कि भैया अगर प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने जाएंगे तो वो वक्त निकल जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, अफोर्डेबल नहीं होगा,
तब हम क्या करते हैं, सेकेंडरी डाटा को यूज करते हैं। ठीक है, टू कलेक्ट डाटा इज कॉस्टली, और तब लगे कि भाई प्राइमरी डाटा कलेक्ट करेंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, तो हम 3 सिचुएशन में सेकेंडरी डाटा यूज करते हैं। पहला कि जब हमें क्या होता है, पता रहता है कि भैया सेम, जैसे हमें कुछ पढ़ना है जीडीपी के बारे में ना, तो गवर्नमेंट के साइट से उठा लेंगे, गूगल कर लेंगे तो भी पता चल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट के साइट से उठाएंगे तो हमें हमें लगेगा रियल डाटा अवेलेबल है। लेकिन हमें पता हो कि गूगल करेंगे तो भी सेम डाटा मिलेगा, तो हमें क्या करेंगे, क्यों गवर्नमेंट के साइट 10 बार सोचेंगे, शायद जीपीटी से पूछ लेंगे, आंसर बता देगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब हम सेकेंडरी डाटा तभी यूज़ करते हैं जब हमें लगता है कि पहले से सेकेंडरी डाटा बहुत ऑथेंटिक है, बहुत रिलायबल है, यूज़ कर लेंगे। दूसरा, हमें अगर प्राइमरी डाटा लेने के बाद बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, बहुत कॉस्टली हो जाएगा, तब लेते हैं। और तीसरा, हमने कहा डाटा बहुत कॉस्टली हो जाएगा, तब हम सेकेंडरी डाटा को यूज़ करते हैं। अब कह रहे जो प्रॉब्लम होगा सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, देखो प्रॉब्लम होती है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रिलायबिलिटी का, कि ज़रूरी नहीं है कि हम जो डाटा सोच रहे हैं सामने वाले के पास वही डाटा हो। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है टू फाइंड डाटा विच एग्जैक्टली मैच द नीड ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, सेकेंडरी डाटा में ये होता है, लेकिन जब प्राइमरी डाटा लेने जाओगे तो हम अपने अनुसार लोगे ना, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो कि आपको क्या चीज़ चाहिए, बहुत पर्टिकुलर डाटा, बहुत ढेर टाइप की इन्फॉर्मेशन, आपको क्या उस डाटा से इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप जानते हो, तो ज़रूरी नहीं है सेकेंडरी डाटा से आपको वो चीज़ें मिल पाए। ठीक है, और कभी कभी वो डाटा एक्यूरेट भी नहीं होता, सफिशिएंटली एक्यूरेट नहीं होता है। तो सेकेंडरी डाटा के बारे में भाई ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चले, क्या, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, प्राइमरी डाटा को कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी डाटा के बारे में एकदम क्लियर कट बात पता है ना, कि जब हम क्या होते हैं, रॉ डाटा कलेक्ट करते हैं ना, खुद से फर्स्ट हैंड डाटा होता है, वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, क्वेश्चन आयर मैथड से, क्वेश्चन आयर थ्रू द पोस्ट एंड शेड्यूल सेंड थ्रू द इनोमरेट्स। ठीक है, कि कई ऐसे मैथड्स है, क्वेश्चन आयर मैथड में 2 होता है। ठीक है, क्वेश्चन आयर मेथड में ये दोनों होते हैं, तो ये क्वेश्चन आयर मेथड का पार्ट है, कि क्वेश्चन आयर मेथड हम पोस्ट के थ्रू भेज रहे हैं क्वेश्चन, या फिर जो शेड्यूल सेंड कर रहे हैं इनोमिनेट्स के थ्रू। तो ये 4 मेथड है, कि डायरेक्ट हम पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर लें, या पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से कर रहे हैं। तीसरा हो गया कि हम कोरस्पॉन्डेंस से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, या फिर हम कह रहे हैं क्वेश्चन आयर मेथड। तो ये चारों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ के लिए, प्राइमरी डाटा के लिए। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा फटाक से पढ़ लेते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मतलब कि हम गए डायरेक्ट पूछ ले कि भाई क्या हुआ था तुमको, है ना, इसमें ज़्यादा थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, लेकिन उसके लिए मेरे पास टाइम होना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर बहुत मान लीजिए किसी व्यक्ति से हालचाल पूछना बहुत दूर रहता है, हम सोचे नहीं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम देखेंगे झूठ बोलता सही है कि नहीं, तो हमें दूर जाना पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा, टाइम कॉस्ट, मनी कॉस्ट, सारी चीज़ें चाहिए। तो कह रहा है विद द स्कोप ऑफ इंक्वायरी और एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड और स्मॉल। ठीक है, जब एरिया ऑफ इंक्वायरी क्या होता है, लिमिटेड हो, स्मॉल हो, तो वहाँ पे पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ऐसे डाटा जहाँ पे जो एक्यूरेसी वो 100% चाहिए होता है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए होता है, तो ऐसे जगह जैसे जो कुछ सीबीआई वाली केस होते हैं, जो भी बहुत सेंसिबल केसेस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत अफेक्ट करती हैं, और मर्डर वगैरह का केस देखो, यहाँ पे पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ही किया जाता है, अदर सेकेंडरी डाटा पे नहीं बेस्ड होता है। ठीक है, जहाँ पे वो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, या फिर वन द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर सीक्रेट रखना पड़ता है, कि भैया इसका रिजल्ट हमको सीक्रेट चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तब हम डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, और जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या हो, हेट्रोजेनियस हो, तो ये कुछ ऐसा सिचुएशन है जब हमें पता होता है कि हमें डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, पहला जब स्मॉल हो डाटा, या फिर लिमिटेड हो, दूसरा एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सीक्रेट रखना पड़ता है, और जब डाटा हेट्रोजेनियस हो तो भैया इन्फॉर्मेशन खुद से लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट मतलब हम खुद ही कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से पढ़ रहे हैं, जिससे हमको पूछना है उसको ये बात पता ही नहीं है ना, सरप्राइज डाटा कलेक्शन हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है इट इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू या फिर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब कह रहा है जब डायरेक्ट सोर्स डू नॉट एग्जिस्ट, जब डायरेक्ट सोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम इनडायरेक्ट सोर्स यूज करते हैं पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, अब कह रहा है जब व्हेन डायरेक्ट सोर्स कैन नॉट
नॉट बी रिलाइड अपॉन। जब डायरेक्ट सोर्स, जब लगे कि भाई यही झूठ बोल रहा, फंसाने की काम कर रहा, तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट ही करते, पर्सनली करते, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से है, डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें उसी पे डाउट है। ठीक है, तो हम चाहते नहीं है जो प्राइमरी चीज, जो इन्वेस्टिगेशन का सोर्स है प्राइमरी, उसको ना पता चले, तब हम करते हैं। ठीक है, व्हेन दे आर इनडिफरेंट, व्हेन दे आर इनडिफरेंट का मतलब जब हमें लगे कि जो डाटा है इनडिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत लार्ज होता है और जो एक्सपर्ट की इंफॉर्मेशन ज़रूरत होती है, तो ऐसे चीज़ों में हम इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी काम का हो सकता है, मैं क्यों बार बार बोलूँ, नहीं हो सकता। अब इंफॉर्मेशन थ्रू द क्रॉसपॉन्डेंस। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब क्या है, जो मेन मुद्दा है, जो मेन जिससे हमें इन्वेस्टिगेशन वालों किसी का एक्सीडेंट, हम उससे नहीं पूछ रहे हैं, उसके करस्पॉन्डेंस से पूछ रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि जो लोकल एजेंट है, ठीक है, इन दिस इन्वेस्टिगेशन जो लोकल एजेंट है, जो जिसे हमारे करस्पॉन्डेंट हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, ठीक है, जो हमें कुछ भी होगा तो हमारे पेरेंट्स को पूछा जाएगा, है पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, तो इसका मतलब जो इन्वेस्टिगेशन लोकल एजेंट से पूछा जाएगा, इसको हम करस्पॉन्डेंस कहते हैं, आर अपॉइंटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एरिया। अलग अलग एरिया में क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, वो घर घर जाके डाटा कलेक्ट करते हैं। देखो अभी मैंने देखा था, अभी हाल ही में जब सर्वे की बात हो रही थी, तो जब चुनाव से पहले सर्वे होता है ना, तो उस समय क्या करते हैं लोग, ढेर सारे अपॉइंटमेंट कर देते हैं, वो घर घर जाके एक एक डाटा लेते हैं। वो लेते प्राइमरी डाटा ही है, आप ही के काम के लिए ले होते हैं, लेकिन वो दूसरा कोई लेता है, करस्पॉन्डेंस आपने एक एजेंट हायर किया, वो जाके घर घर डाटा ले रहा है। ठीक है, कह रहा है जब जब ना एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज हो और पूरे देश का हमें जनगणना करनी है, हमें चाहिए प्राइमरी डाटा ही, तो हम किसके थ्रू कराते हैं, एजेंट के थ्रू तो कराते हैं, जो हम बहुत ढेर सारे सैंपल सर्वे वाला हायर कर लेते हैं, वो घर घर जाके डाटा कलेक्ट करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि नहीं। ठीक है, जब एरिया बहुत बड़ा हो, रेगुलर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर, जब हमें रेगुलर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, तब हम क्या करस्पॉन्डेंस का यूज़ करते हैं, एंड नो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। और जब उसमें लगे कि उतना ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं हो, जहाँ पे हाई एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है, वहाँ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी एक्यूरेसी के लिए ही यूज़ होता है, बट ऐसे सिचुएशन में यूज़ होता है जहाँ पे इनडायरेक्ट तब यूज़ होता है जब हमें कोई डाटा सीक्रेट रखना पड़ता है, ठीक है, या फिर जो प्राइमरी सोर्सेस है वो अवेलेबल नहीं है, तब हम यूज़ करते हैं। एंड लास्ट वन इज क्वेश्चन आयर मेथड। एंड क्वेश्चन आयर मेथड में आप सभी को पता है कि इस सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एंड प्रॉपर क्वेश्चंस होते हैं, उनको फिल करना होता है। बट इसका जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो है इसका स्टेप प्रिपरेशन, कि कैसे हम क्वेश्चन आयर प्रिपेयर करते हैं ना। तो कह रहा है इट इज कंसीडर्ड एज द हार्ट ऑफ सर्वे ऑपरेशन। क्या क्वेश्चन आयर को किसी भी सर्वे ऑपरेशन का दिल माना जाता है, एंड इट शुड बी वेरी केयरफुली कंस्ट्रक्टेड। इसलिए क्वेश्चन आयर बहुत ही प्यार से, इत्मीनान से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, एंड इट इफ नॉट प्रॉपरली सेटअप एंड केयरफुली कंस्ट्रक्टेड नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है प्रिपेयर इट इन अ जनरल फॉर्म, फिर एक जनरल फॉर्म में बनाइए, फिर क्वेश्चन का सीक्वेंस डिसाइड करिए कि कौन सा क्वेश्चन आप पहले पूछना चाहते हैं, एंड जो सेकेंड क्वेश्चन होगा वो पहले क्वेश्चन से कम इंपॉर्टेंट होगा, कम एंड उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक जनरल फॉर्म प्रिपेयर करिए, फिर उस क्वेश्चन का सीक्वेंस तैयार करिए, एंड फिर एम्फसाइज करिए क्वेश्चन फॉर्मुलेशन एंड वर्डिंग्स को। ठीक है, प्रॉपर अरेंज कर लीजिए, फिर आस्क लॉजिकल नॉट मिसलीडिंग क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसका सॉल्यूशन डायरेक्ट मिल जाए, जिसका जवाब आपको डायरेक्ट मिल पाए। ठीक है, पर्सनल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, पर्सनल क्वेश्चन शुड लेफ्ट टू एंड, एंड टेक्निकल टर्म वैग्यू एक्सप्रेशन शुड बी अ वेल क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो ध्यान में रखना चाहिए। एक्चुअली अगर आप देखो जाओगे तो कभी आया नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि क्वेश्चन आयर को स्पेसिफाइड करके आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो अगर आना है तो ये आ सकता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्टेप हैं जो याद रखना आपको, कि पहले एक जनरल फॉर्म लेंगे, फिर हम क्वेश्चन का डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन से सीक्वेंस पे रहेगा, फिर किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, वर्ड्स क्या रहेंगे वो एम्फसाइज कर लेंगे, उसके बाद लॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे, मिसलीडिंग करने वाला नहीं लेंगे, पर्सनल क्वेश्चन को अवॉइड करेंगे, एंड जो टेक्निकल टर्म होगा
उसको ही एक्चुअली ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं यूज़ करना चाहिए हमें, क्योंकि सामने वाला पढ़ा तो है बट उसी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने चाहिए, एक स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहिए, जिससे कि क्लासिफिकेशन करने में आसानी होता है। अब देखो कह रहा है कि जब भी हम क्वेश्चन आए ना पोस्ट के थ्रू भेजते हैं तो क्या होता है, ठीक है, जब हम पोस्ट के थ्रू भेजते हैं तो इसका मतलब जो इन्फॉर्मेंट है वो क्या है, लिटरेट है ना, जब हम उसको भेजेंगे तो पढ़ लेगा, ठीक है। एंड दूसरा, एरिया बहुत लंबा चौड़ा है, क्या है, लंबा चौड़ा है, तो हम किसी को पोस्ट में भेजेंगे, उसको पोस्ट मिलेगा, वो आराम से पढ़ लिख के जवाब लिख के भेज सकता है, फिर से पोस्ट से बाई पोस्ट कर सकता है। लेकिन जब हम क्वेश्चन आए इन्यूमरेटर से पूछवाते हैं, इसका मतलब, ठीक है, अब ये डाटा दोनों में से किसी से भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम लिटरेट पीपल, ठीक है, इंफॉर्मेशन विल बी मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट होगा फील्ड वर्कर का, एंड ये वाइड एरिया कवर करता है, अनअफेक्टेड होगा पर्सनल बायसनेस, लेस चांस होगा नॉन रिस्पॉन्स, क्योंकि सामने है ना, पोस्ट से भेजेंगे, पता नहीं पोस्ट पहुंचा कि नहीं पहुंचा, है ना, पहुंचा तो फिर उनको असकत लग रहा है, जवाब नहीं भेज पा रहे कि भैया लिखेंगे फिर पोस्ट करेंगे। लेकिन जब इनोमिनेटर को भेजते हैं ऑन फील्ड तो हमें डाटा एक्यूरेट मिलता है, एंड हमें ये टेंशन नहीं रहता है कि जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं कि एक अच्छा क्वेश्चन क्या होना चाहिए। एक अच्छा क्वेश्चन वही होना चाहिए जो क्वेश्चन पेपर देखे गए थे, कितना लेंदी है वो नहीं होना चाहिए, है ना, कितना ज़्यादा कैलकुलेटिव है वो नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टेक्निकल टर्म भी नहीं होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन नॉट टू लेंदी, है ना, डिसेंट पेपर होना चाहिए, प्रिंटिंग चूज जो करे वो क्लियर होना चाहिए, वेल वर्डेड होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, इररिलेवेंट क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए, पर्सनल बायस से अलग होना चाहिए, मिनिमम ऑफ रिटर्न में ज़्यादा लिखने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड नेसेसरी इंस्ट्रक्शन हो वो ज़रूर दें, ठीक है। हम इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं रहे, क्वेश्चन आया भेज दिए तो फिर भी गलत हो जाएगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, सिक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए, एंड कवर लेटर हमेशा होने चाहिए, यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे रिलेटेड जो कवर लेटर है वो हमेशा होना चाहिए, उसको उसकी वजह से जो जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं उसको आसानी रहता है समझने में कि किस बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा होना चाहिए आपको पता चल गया, बस पता ही रहे तो वो ज़्यादा बेटर है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, ठीक है। प्राइमरी डाटा तो आपको पता चल गया ना कैसे कैसे लेते हैं, है ना, कैसे डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, भूल गए क्या, ठीक है। फिर करस्पॉन्डेंस के थ्रू, दूसरा क्वेश्चनायर के थ्रू, तो ये 4 मेथड थे। अब हम आते हैं सेकेंडरी सोर्स के। सेकेंडरी सोर्सेज बहुत ढेर सारे हैं पब्लिश डाटा में, ठीक है। पब्लिश डाटा में इंटरनल पब्लिकेशन हो जाएगा, ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा, जो कमेटी रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर्स, इन सारी जगहों से आप क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी डाटा उठा सकते हो, ये पब्लिश डाटा होते हैं, ठीक है। अब जो डाटा है क्लासीफाई किया गया तो ये तो हम बता दिए हैं आपको, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पे, अर्बन बेसिस, क्लासिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ा दी हैं, बस हमने कहा था ना इसी का डिटेल में होगा। अब आते हैं किसी भी डाटा का टेबुलेशन, और ये लास्ट पार्ट है कि डाटा को टेबुलेशन कैसे करते हैं। इन सारी चीज़ों को बताने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे हम किसी भी डाटा को टेबल फॉर्म में, शेड्यूल फॉर्म में अरेंज करते हैं, है ना, इस तरह हम अरेंज करते हैं। इससे क्वेश्चन तो कभी आया नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम डाटा किस प्रकार से अरेंज करते हैं, ठीक है। तो अब देखो एक टेबल है, एक टेबल में क्या होता है, सबसे पहले हम टेबल नंबर लिखते हैं कि टेबल नंबर 10 है, लिखते हैं ना कि कौन सा टेबल है, टेबल नंबर 10 हो गया। उसके बाद टाइटल लिखते हैं, ठीक है, किस बारे में टेबल है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कैप्शन, यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं, ठीक है, फिर सब हेडिंग लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ सब हेडिंग चाहिए तो लिख सकते हैं, एंड टोटल इधर लिखते हैं, सब हेडिंग लिखते हैं, फिर यहाँ पे मेन इंफॉर्मेशन लिखते हैं, मेन इंफॉर्मेशन जिसको हम बॉडी कहते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन लिख लिए, नीचे अगर पूरा डाटा का टोटल करना है तो इधर टोटल या फुटनोट यानी कि सोर्सेस कहाँ से उठाया वो लिख सकते हैं। तो इस तरह टेबल होता है, ठीक है। अब टेबल तो आप मतलब कॉमर्स वाले अगर शेड्यूल ना जाने, टेबल ना जाने, ग्राफ ना जाने तो कौन जानेगा इस दुनिया में, मतलब आपको तो ये पढ़ाने वाली बात ही नहीं है ना, टेबुलेशन क्या होता है, ये सब बकवास सा क्वेश्चन मुझे लगता है, ठीक है। अब कह रहा है, ब्लेयर ने कहा था, है ना, कि टेबुलेशन इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस कि इज एन आर्बिट्रेरी अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन कॉलम एंड रो,
किसी भी डाटा का, हम किसी भी डाटा को कॉलम एंड रो में प्रेजेंट करते हैं, उसी को हम टेबुलेशन कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, समझने में आसानी होती है, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, टाइम बचता है, याद करने में आसानी रहती है, किसी भी इंक्वायरी के या पर्पस के लिए क्लैरिफिकेशन होता है, पैटर्न बजाता है। ठीक है, क्या करते हैं, जैसे अगर 2 से बाद 4 रहे, 4 के बाद 8 रहे, 8 के बाद 10 रहे, तो हमें पैटर्न पता चलता है कि भैया डाटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। अब अच्छा टेबल कैसा होना चाहिए, मुझे लगता है अच्छा टेबल अच्छा जैसे होना चाहिए, कैसे, ठीक है, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, नीट होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, प्लीजिंग टू आई, देखने में सुंदर लगे, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, अप्रोप्रिएट टाइटल, कैप्शन, स्टब एंड टोटल एक्यूरेट हो, रिलेशनशिप बहुत क्लियरली डिफाइंड हो, अब्रिविएशन यूज किया, जैसे ईयर के लिए ईयर यूज किया गया हो, कंपैरिजन करने में आसानी हो, ठीक है, थिक लाइन, सर्कल, बॉक्सेस, कुछ स्पेसिफिक चीजों को हाईलाइट करना है तो, ठीक है, अल्फाबेटिकल होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल या जोग्राफिकल के बेसिस पे होना चाहिए, डाटा राउंडेड ऑफ होनी चाहिए, ठीक है, मिसलेनियस को अलग रखना चाहिए, स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन एक्सपर्ट के द्वारा होना चाहिए, डू नॉट यूज डिट्टो मार्क, ठीक है, डिट्टो मार्क नहीं यूज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए एंड एरर फ्री होना चाहिए। और भी बहुत ढेर सारी खासियत थी डाटा के बारे में, क्या क्या मैं बताऊं। तो जो टेबुलेशन है कुल मिला जुला के आपको आंखों देखने में सुंदर लगनी चाहिए, ठीक है, आप देखते ही समझ जाओ इस प्रकार से टेबुलेशन होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। इसके अलावा टेबल में पूछ सकता है कि कौन सा इसमें से टेबल का पार्ट नहीं है, तो याद रख लो, टेबल नंबर, टाइटल ऑफ टेबल, कैप्शन एंड स्टेप्स, हेड नोट, बॉडी, फुट नोट, सोर्स, ठीक है, वो पूरा का पूरा सातों याद होना चाहिए। क्या, टेबल नंबर पता होना चाहिए, टाइटल, कैप्शन, स्टेप्स, हेड नोट, बॉडी, फुट नोट, हेड नोट, फुट नोट, ये तो होना ही चाहिए, जब हेड है तो फुट रहेगा, सोर्सेस कहाँ से डाटा उठाए हो, बॉडी तो रहेगा ही, है ना, मेन कैप्शन रहेगा ही, टाइटल रहेगा, टेबल नंबर रहेगा ही, बस खत्म बात, टेबल ऐसा ही होता है, ठीक है ना। लास्ट में पूछा गया है एक्यूरेसी क्या होता है। एक्यूरेसी का मतलब कि जो हम डाटा ले रहे हैं ना, ठीक है, वो रियल डाटा को प्रेजेंट कर रहा हो, रियल डाटा से मैच कर रहा हो, उसको एक्यूरेसी कहते हैं। अब कह रहे स्टैटिस्टिकल डाटा में बी ऑब्टेन बाय काउंटिंग और बाय मेजरिंग और बाय टेकिंग एस्टिमेट्स, डाटा ऑन कार प्रोड्यूस में बी ऑब्टेन बाय काउंटिंग द कार। अब कह रहे हैं एक साल में कितने कार प्रोड्यूस हुए, या तो हम पूरे कार को गिन सकते हैं, या फिर कह रहे डाटा ऑन मिल्क पाउडर प्रोड्यूस मे बी रिकॉर्डेड बाय वेट द मिल्क, ठीक है, अब हो सकता है कि कितना एक साल में दूध का प्रोडक्शन हुआ, हम पूरे दूध को नाप के फिर बता सकते हैं, या फिर बट देन गवर्नमेंट रिक्वायर्ड डाटा ऑन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट बिफोर द क्रॉप इज हार्वेस्टेड, कह रहा है हार्वेस्टिंग से पहले सरकार को डाटा चाहिए कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो स्टैटिस्टियन होते हैं कैन ओनली एस्टिमेट टोटल प्रोडक्शन, वो एस्टिमेट कर सकते हैं, किस बेसिस पे एस्टिमेट करते हैं, पास्ट डाटा के बेसिस पे फोरकास्ट करते हैं, ठीक है, काउंटिंग तो नहीं हो पाएगा, इफ डन प्रॉपरली रिजल्ट एग्जैक्ट नंबर, बट मेजरमेंट एंड एस्टिमेट ऑन अदर एंड नॉट एग्जैक्ट, मेजरमेंट और जो एस्टिमेशन होता है एग्जैक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है, बस हम प्रेडिक्ट करते हैं कि इतना हो सकता है, ठीक है। अब कह रहा है ट्रक लोड ऑफ पाउडर इज वेटेड ऑन वे ब्रिज, अ किलोग्राम मोर और लेस डज नॉट मेक अ डिफरेंस, कि कितना किलो कम बेसी होगा उससे मतलब नहीं होता है, यानी कि जो वेट होगा इज एक्यूरेट अप टू किलोग्राम, बट इफ पिंच ऑफ पाउडर इज वेटेड ऑन केमिकल बैलेंस इन लेबोरेटरी, कह रहा है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा ट्रक पे, लेकिन अगर हम लैब में हैं तो थोड़ा बहुत भी अंतर होता है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है, टिल्ट द बैलेंस, छोटे मोटे भी जो पाउडर होते हैं पिंच भी डिफरेंस क्रिएट करता है। तो इसका मतलब कि इस केस में जब केमिकल हम कुछ लैब में है केमिकल टेस्टिंग कर रहे हैं तो उस केस में वेट इज एक्यूरेट अप टू अ मिलीग्राम, उसमें वेट का 1 मिलीग्राम तक एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसमें जो लोड ट्रक लोड है उसमें 2-4 किलो कम बेसी भी हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर टास्क कर रहे हैं, स्पेशली जब लैब में है मेज़र कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे 1 मिलीग्राम का भी वैल्यू समझ में आता है, ठीक है, तो इसलिए एक्यूरेसी वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है।
अब एक्यूरेसी आपसे नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो स्प्यूरियस एक्यूरेसी पूछता है। अब स्प्यूरियस एक्यूरेसी क्या होता है, इसमें जो एक्चुअल एक्यूरेसी होता है ना, ठीक है, जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी होता है ग्रेटर होता है देन रियल एंड डिजायर्ड लेवल से, ठीक है, जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी होता है वो ज्यादा होता है डिजायर लेवल से, याद रखना, जो डिजायर या फिर रियल होता है उससे ज्यादा एक्यूरेट होता है, इसीलिए उसको स्प्यूरियस एक्यूरेसी कहते हैं, ठीक है। अब ये याद रखना, इन्होंने कहा स्टैटिस्टिक क्लेम्स शुड नॉट बी मेड फॉर सच एन एक्यूरेसी व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। अब एक्यूरेसी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो एग्जिस्ट ही ना करे। नोट दैट स्प्यूरियस एक्यूरेसी मे बी मिसलीडिंग ऑल्सो, इसलिए कभी कभी ये मिसलीडिंग हो सकता है क्योंकि रियल से ज्यादा होता है, ठीक है। स्प्यूरियस एक्यूरेसी रियल या फिर डिजायर्ड लेवल से ज्यादा होता है तो कभी कभी ये मिसलीडिंग भी होता है, ठीक है। इन स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ डाटा स्प्यूरियस एक्यूरेसी ऑफन रिजल्ट इन ग्रेटर एक्यूरेसी देन वारंटेड बाय डाटा। कभी कभी ये ज्यादा ही एक्यूरेसी दिखा देता है, डाटा से भी ज्यादा एक्यूरेसी दिखा सकता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कभी कभी ये मिसलीडिंग करता है। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, अप टू पॉइंट, है ना, अप टू पॉइंट किसी भी डाटा को हम डिट्टो कहते हैं। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है, याद है ना, जैसे हम लिख दिया कि 10.123, हमने कहा अप्रोक्स कितना हुआ तो कह रहे हो 10, यानी कि हमने क्या किया, हमने एक डाटा को अप्रोक्स में कन्वर्ट किया, उसी को अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, ठीक है। बस इतनी सी ही बातें याद रखना, उसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब एरर क्या होता है भाई, एरर का मतलब कि कुछ तो गलती हो गया, उसी को तो एरर बोलते हैं, यानी कि जो हमने एस्टिमेट किया था वो गलत निकल गया, है ना, उसी को हम एरर कहते हैं स्टैटिस्टिक में, ठीक है। अब कह रहा है सपोज यू आर इंटरेस्टेड टू एस्टिमेट द परसेंटेज बाय वेट ऑफ द नाइट्रोजन इन फर्टिलाइजर। अब बताओ, कह रहे हैं कि मान लो फर्टिलाइजर में जो नाइट्रोजन है, आप जो वेट करने की कोशिश करो, परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्टेड हो। अब कह रहा है जो फर्टिलाइजर है, मिक्सर है, ऑन डिफरेंट डेज आप क्या करो, सैंपल ले रहे हो। अब डिपेंड करता है, सैंपल आर सेंट टू डिफरेंट लेबोरेटरी, अब उसमें से जो सैंपल लिया गया अलग अलग लेबोरेटरी में भेज दिया जा रहा है, एनालाइज बाय डिफरेंट एनालिस्ट यूजिंग डिफरेंट मेथड। अब हर कोई अलग अलग मेथड यूज करके अलग अलग मेजर कर रहा है। देयर विल बी स्लाइटली वेरिएशन इन कंपोजिशन ऑफ मिक्सर ओइंग टू डे चेंजेस इन टेम्परेचर। अब होगा क्या, जो फर्टिलाइजर में मिक्सर है, जो यहाँ पे नाइट्रोजन है, वो डे टू डे टेम्परेचर के हिसाब से स्लाइटली चेंज होगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी हो सकती है, अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, तो वेरिएशंस आर आल्सो टू डिफरेंट सैंपल एंड रिजल्ट इन सैंपलिंग एरर। इसके वजह से क्या होगा, अब क्योंकि हर दिन के नाइट्रोजन में चेंजेस आएगा, चाहे वेदर हो, ह्यूमिडिटी हो, अदर फैक्टर की वजह से, अब सैंपलिंग का जो रिजल्ट आएगा वो भी चेंजेस आएगा। अब हम क्या समझेंगे कि इसमें कुछ एरर है, यही नहीं समझेंगे तो इसी तरह एरर को देखा जाता है। अब ये चाहे वो सैंपलिंग एरर हो, एनालिटिकल एरर हो, या एरर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट हो, तो एरर कई तरीके से देखा जा सकता है, चाहे किसी भी तरीके से देखा जा सकता हो। बस इतना याद रखना कि एरर आर नॉट मिस्टेक्स अराइजिंग फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन ऑफ डाटा, एरर कभी भी जानबूझ के नहीं होता है, ठीक है, बस इतना याद रखना। अगर जानबूझ के हो जाए तो फिर तो एरर है ही नहीं, ठीक है। एरर ऑफ ओरिजिन, एरर ऑफ इनएडुकेसी, एडुकेसी नहीं होता कभी डाटा में तो हम इसको एरर समझ लेते हैं, कभी कभी मैनिपुलेशन लगता है, ठीक है। ये अलग अलग डाटा है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक सीरीज क्या होता है, स्टैटिस्टिक सीरीज मतलब जब हम किसी भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को बहुत ही एक ऑर्गेनाइज मोस्ट लॉजिकल तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उसी को स्टैटिस्टिकल सीरीज कहते हैं। अरेंजिंग क्लासिफाइड डाटा इन सम लॉजिकल ऑर्डर सच एज अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ ऑकरेंस, साइज, या फिर कोई भी अदर मेजरेबल और नॉन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पे प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किसी भी डाटा को अरेंज करने को हम स्टैटिस्टिकल सीरीज कहते हैं। और ये जो सीरीज प्रिपेयर किया जाता है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, ऑफ कलेक्टेड एंड क्लासिफाइड डाटा अरेंज मैनर्स, ठीक है। जो स्टैटिस्टिकल सीरीज होता है, किसी भी डाटा का प्रॉपर क्लासिफाई करके एनालाइज करके प्रेजेंट किया जाता है, चाहे वो कोई भी डाटा हो, एक प्रॉपर मैनर में। जैसे एग्जांपल दिया, इफ द डाटा कंटेनिंग वेट ऑफ 50 स्टूडेंट इन अ क्लास
ठीक है। अब कह रहा है किसी क्लास में 50 स्टूडेंट का वेट मेजर कर रहे हैं, इट पुट इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। फिर क्या करेंगे, जो वेट हमने लिया कि सिस्टमैटिक ऑर्डर में रखेंगे, तो हम इसी को हम स्टैटिस्टिकल सीरीज कहेंगे, ताकि देख के ही हमको पता चल जाए कि पर्टिकुलर किसमें है, पर्टिकुलर वे में दिखा रहा है। जैसे अगर हम स्टैटिस्टिकल सीरीज की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हो सकता है, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस होगा, टाइम के बेसिस पे होगा तो टाइम सीरीज हो जाएगा, लोकेशन के बेसिस पे होगा तो स्पेशल सीरीज हो जाएगा, मैंने बताया हुआ है। ठीक है, कंडीशन के बेसिस पे होगा कंडीशन सीरीज हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे इंडिविजुअल सीरीज होगा, डिस्क्रीट हो जाएगा, कंटिन्यू। ये तो आप पढ़ने वाले हो, है ना, स्टैटिस्टिक में। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल को, है ना, जब हम टाइम के बेसिस पे लेते हैं इसको टाइम सीरीज कहते हैं। जब हम किसी भी लोकेशन पर्टिकुलर किस बेसिस पे लोकेशन की बात करते हैं उसको स्पेशल सीरीज कहते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से चलते हैं उसको कंडीशनल सीरीज कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात कर लो, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज हम पढ़ेंगे। इंडिविजुअल में अनऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइज होता है, डिस्क्रीट में तो ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में होता है। इंक्लूसिव सीरीज होता है, एक्सक्लूसिव होता है, ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होता है, इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू सीरीज, ये ढेर टाइप के होते हैं। एंड आप पढ़े भी होगे, 11th में पढ़े होगे, ग्रेजुएशन में तो 110% श्योर है कि पढ़े ही होगे, है ना। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के टाइप ऑफ क्या थे, स्टैटिस्टिकल सीरीज थे, और हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों में, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारे को क्या ज़रूरत है, अभी आपने ये क्लास कर लिया, हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड यूनिट को कवर कर लिया। अब इसके बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछता है तो आप मेरे पे थोप देना है, अरे क्या पढ़ाई थी आप। ठीक है, इतना मैं कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि मैं बहुत बारीकी से पेपर को एनालाइज करती हूँ, एंड साथ ही साथ क्रैश कोर्स है, तो अगर हमें पढ़ाने जाऊँ तो एक यूनिट कम से कम 2 क्लास चाहिए होगा। ठीक है, लेकिन जो जो भी मैंने पढ़ाया उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट था, लॉ ऑफ इनर्सिया, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, ये 2 याद होने चाहिए आपको। ठीक है, यही है जो थोड़ा मिसगाइड कर सकता है। इसके अलावा सैम्पलिंग के टेक्निक पता होना चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बारे में पता होना चाहिए, एंड टेबुलेशन का जो क्या है, कितने टेबुलेशन का जो पार्ट है, फॉर्मेट है, वो याद होना चाहिए। ठीक है, अगर इतना आप पढ़ लिए हो तो बस आप पढ़ लिए हो। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो फिर क्या, मिलते हैं आपसे मॉर्निंग के क्लास में, एंड मॉर्निंग में तो लाइव लेके रहेंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ऑलराइट, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।